नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण है वो कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो समतल दर्पण पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण को। किसको पढ़ते हैं? गोलीय दर्पण को। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं होती है, इसके लिए इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक है, अब बात करें गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? एक तो ये गोलीय दर्पण होता क्या है इसकी अपन परिभाषा देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरा अपन समझेंगे और इसके द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण है वो कैसे होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित ये दो चीजें, ठीक है, अपने को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गोलीय दर्पण है वो होता क्या है। ठीक है, तो दर्पण की कल परिभाषा बताई थी मैंने। दर्पण क्या होता है? यदि किसी अपारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे तो दूसरी सतह वो परावर्तन का कार्य करने लग जाती है, उसको बोलते हैं अपन दर्पण। यदि परावर्तन का कार्य करने वाली जो सतह है वो समतल है तो उसको समतल दर्पण कहेंगे, और यदि परावर्तन का कार्य करने वाली जो सतह है वो गोलीय है या वक्रित है ना, वक्रित झुकी हुई संरचना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं उसको? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या सतह, बोल दो एक ही बात है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या सतह कैसी हो? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसको अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है अवतल दर्पण। एक तो क्या होता है? अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, इनको व्यवस्थित करके मैं नोट्स के रूप में लिख दूंगा, चिंता मत करो, अभी आप समझने पे ध्यान दो। ठीक है, अब अवतल दर्पण किसको कहता है? ऐसा गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर जो वक्रित सतह है वो परावर्तन का कार्य करे। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा अपन ऐसे लग सकते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर की ओर धसी हुई का मतलब वक्रित, झुकी हुई वक्रित सतह परावर्तन का कार्य करे। किसका कार्य करे? परावर्तन का कार्य करे, तो उसको अपन कहते हैं अवतल दर्पण। इसके लिए अपन डायग्राम की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण के लिए अपन इस प्रकार का डायग्राम है वो बनाते हैं। ठीक है, एक तरफ उभरी हुई सतह जो होती है उसके ऊपर परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। ये जो उभरी हुई सतह इसके ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो अंदर वाली जो ये सतह है, अंदर वाली ये सतह किसका कार्य करने लग जाती है? परावर्तन का कार्य करने लग जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण बोलते हैं। जैसे मान लिया कि अवतल दर्पण की अपन बात करें तो सामान्यतः अपने जो घर में जो चम्मच होता है, चम्मच सब्जी वाला या छोटा चम्मच, तो चम्मच होता है वो ऐसे होता है, झुका हुआ ऐसे, इस प्रकार से। तो इसके पीछे वाली जो पृष्ठ होती है वो तो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती है, और सामने वाली जो पृष्ठ इस प्रकार से अंदर की ओर जो धसी हुई सतह है, अंदर की ओर धसी हुई सतह किसका कार्य करती है? अवतल दर्पण के समान कार्य करती है। तो ध्यान रखना, जो चम्मच होता है, चम्मच की जो आउटसाइड होती है, बाहर वाली साइड है, ठीक है, जो बाहर की ओर उभरी हुई रहती है, ठीक है, वो तो उत्तल दर्पण के समान कार्य करती है। ठीक है, और उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं भी उत्तल दर्पण के समान होती है। चाहो तो आप वो चम्मच लेके पिछली साइड को सामने करके आप देख सकते हो। ठीक है, और जो अंदर की ओर धसी हुई सतह है वो अवतल दर्पण के समान कार्य करती है। ठीक है, तो ऐसे गोलीय दर्पण, ठीक है, ऐसे गोलीय दर्पण है जिसके अंदर की धसी हुई या अंदर की ओर धसी हुई सतह वो परावर्तन का कार्य करती है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण, इसकी परिभाषा अपन देख लेते हैं। ऐसा दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहर की ओर उभरी हुई सतह, उभरी हुई
या वक्रित सतह, बाहर की ओर वक्रित सतह, वक्रित सतह परावर्तन का कार्य करे, किसका कार्य करे, परावर्तन का कार्य करे, तो उसको कहते हैं अपन उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको उत्तल दर्पण बोला जाता है। जैसे मान लिया कि उत्तल दर्पण की अपन बात करें तो इस प्रकार से बना सकते हैं इसको अपन, ये वक्रित सतह है, ठीक है, और इसके अंदर की तरफ, अंदर की ओर जो धसी हुई जो सतह, उसकी तरफ अपन ने परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। ये अंदर वाली साइड है, इसके ऊपर अपन ने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो ये जो बाहर वाली उभरी हुई सतह है वो किसका कार्य करेगी, परावर्तन का कार्य करेगी, तो ये हो जाएगा अपने उत्तल दर्पण। चाहे तो अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको उत्तल दर्पण को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अंदर वाली मतलब अंदर वाली सतह के ऊपर अपने को क्या करनी है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी है, तो बाहर वाली जो सतह होती है, ठीक है, आउट सरफेस, तो आउट सरफेस है वो परावर्तन का कार्य करने लग जाएगी, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसमें भी अपन अगर इस साइड में परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, जैसे इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो इधर परावर्तक पदार्थ की क्या कर दे, पॉलिश कर दे, तो ये अंदर वाली दशा परावर्तन का कार्य करने लग जाएगी, तो ये दोनों ही अवतल दर्पण है, और ये दोनों ही क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इनके ये संकेत होते हैं। एक्चुअल में दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। एक्चुअल में यदि अपन दर्पण की बात करें तो क्या होता है, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। दर्पण को क्या माना गया है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से रहेगा तो पूरा गोला बनेगा इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से गोला बनेगा, ठीक है। जैसे अपन बोर्ड के ऊपर इसकी बात करें इसकी, ठीक है, तो खोखला गोल, जैसे मान लिया कि ये गोला है, इस प्रकार से मान लो ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, इसको वर्त मानना मत है ना, वैसे वर्त है 2D में, पर मान लो कि ये गोला है, तो इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से क्या कर दिया, काट दिया, तो पीछे भाग कौन सा बचा, पीछे भाग ये बचा। अब इस भाग से आप अवतल दर्पण भी बना सकते हो और उत्तल दर्पण भी बना सकते हो। कैसे, यदि अंदर वाली सतह के ऊपर पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा, और यदि बाहर वाली सतह के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो कहने का मतलब है दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, ठीक है, जिसकी एक सतह पर क्या कर दी जाती है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो वो गोलीय दर्पण बन जाता है। अब दर्पण के जिस कटे हुए भाग के अंदर की ओर जो वक्रित सतह है उसके ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देंगे तो वो बन जाएगा उत्तल दर्पण, और दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है और उस कटे हुए भाग के बाहर की तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे देंगे तो वो बन जाएगा अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से अवतल और उत्तल दो प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है। अब इन दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण से पहले इससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे बात करें तो द्वारक है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष है, फोकस दूरी है, ये कुछ शब्द है जो दर्पणों से संबंधित है। तो इन प्रमुख शब्दों को पहले अपन समझेंगे, क्योंकि जब तक ये शब्द समझ में नहीं आएंगे तब तक अपन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण इसको नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है इसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बात सुनो, अब दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ने से पहले अपने को दर्पण से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है उस शब्दावली को समझना जरूरी है। तो प्रमुख शब्द कौन कौन से, उन शब्दों को अपन देखते हैं विद डायग्राम। सबसे पहले मैं अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों को बना देता हूं, और फिर दोनों में इनके जो प्रमुख शब्द कौन कौन से उनको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो मैं बना रहा हूं अवतल दर्पण, ठीक है, और एक तरफ उत्तल दर्पण की बात करेंगे। ये मान लिया अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसकी बाहर वाली सतह पर क्या कर दी, परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी, पॉलिश। तो अंदर वाली सतह किसका कार्य करने लग जाएगी, परावर्तन का कार्य करने लग जाएगी। तो ये हो गया अपने अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ध्यान रखना, ये बोर्ड के ऊपर बनाने में ऐसा चित्र होगा, एक्चुअल में जो चित्र होता है अवतल दर्पण का वो अपने चम्मच होता है ना, ऐसा इस प्रकार से रहेगा, ये इतनी बड़ी चौड़ी सरफेस रहेगी बोर्ड के ऊपर। बोर्ड 2 डायमेंशनल में होता है, ठीक है, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उस गोले के अंदर की तरफ या अंदर की ओर वक्री सतह के ऊपर किसकी
पॉलिश कर देंगे, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देंगे तो उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करने लग जाएगी, तो ये बन जाएगा अपना उत्तल दर्पण। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना उत्तल दर्पण। तो यहां पे मैंने दो दर्पण बना दिए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इससे संबंधित जो प्रमुख शब्द है वो कौन कौन से, उनको अपन देखेंगे। तो एक शब्द अपन देखेंगे द्वारक। पहले कौन कौन से शब्दों को अपने को देखना है दर्पणों को समझने के लिए। दर्पण आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक इसके जो प्रमुख शब्द है वो समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप दर्पण नहीं समझ पाओगे और न ही दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आप बना सकते हो या उनकी विशेषताएं याद रख सकते हो। तो दर्पण, केवल इतना दर्पण पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दर्पण से संबंधित जो प्रमुख शब्द है उनको देखना बेहद अनिवार्य है, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे द्वारक। एक शब्द अपन देखेंगे द्वारक। क्या देखेंगे? द्वारक। एक शब्द अपन देखेंगे ध्रुव। क्या देखेंगे? ध्रुव। एक शब्द अपन देखेंगे वक्रता केंद्र। क्या देखेंगे? वक्रता केंद्र। एक शब्द अपन देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। एक देखेंगे फोकस दूरी। क्या देखेंगे? फोकस दूरी। और एक देखेंगे अपन मुख्य फोकस हो गया, एक देखेंगे अपन वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। और एक देखेंगे अपन एक वर्ड और देखेंगे, द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, और एक अपन देखेंगे मुख्य अक्ष। क्या देखेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो ये 7 शब्दों के बारे में अपने को देखना है। जब तक ये 7 शब्द नहीं आएंगे अपने को, अपन दर्पण के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें द्वारक की। किसकी बात करें? द्वारक की बात करें। इसको दर्शाते हैं MN से। किससे दर्शाते हैं? द्वारक को दर्शाया जाता है MN से। अब द्वारक होता क्या है? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है उसको बोलते हैं द्वारक। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है उस पृष्ठ का व्यास जो होता है उसको अपन कहते हैं द्वारक, और इसको MN से दर्शाता है। जैसे मान लिया कि ये दर्पण है, भाई ये दर्पण आप इसको आगे बढ़ा सकते हो ना, घोड़ा, ये कटा हुआ भाग है गोले का, तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गोला बन जाएगा। ऐसे इसमें भी क्या बन जाएगा? ये इधर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि दर्पण को किसका भाग माना जाता है? गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। तो यहां से यहां तक हमने काट दिया है, तो यहां से यहां तक का जो व्यास है, यहां से यहां तक का जो व्यास है इसको बोलते हैं द्वारक, और इसको दर्शाते हैं अपन MN से। किससे दर्शाएंगे? MN से इसको दर्शाएंगे। तो यहां से यहां तक कटा हुआ भाग है, तो कटे हुए भाग का जो व्यास है उसी को बोलते हैं द्वारक, और इसको MN से दर्शाया जाता है। आगे बात समझ में, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करें ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? इसको अपन दर्शाते हैं P से। किससे दर्शाते हैं? P से। पोलर, पोलरियन ध्रुव होता है। ठीक है, तो पोलर किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को कहते हैं अपन ध्रुव, और इसको दर्शाता है P से। किससे दर्शाते हैं? P से। अवतल दर्पण में भी बता दिया और उत्तल दर्पण में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसको P से दर्शाते हैं। ये जो ये परावर्तक पृष्ठ यहां से लगाकर यहां तक इसके बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, इसके बिल्कुल मध्य में रहेगा। आगे बात समझ में। अगली परिभाषा लेते हैं अपन वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण को अपन गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। ये तो बात सही है। ठीक है, गोलीय दर्पण को किसका भाग माना जाता है? खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। ठीक है, तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र, गोले का
केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर दर्शाऊं, अभी दिक्कत आएगी नहीं तो, ठीक है, इसको मैं इधर दर्शा देता हूं। तो यहां पे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये द्वारक हो गया MN, ठीक है, और ये हो गया इसका ध्रुव, ठीक है, P हो गया। तो गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है ना। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उसका केंद्र क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे उत्तल दर्पण में गोला किधर बनेगा? गोला बनेगा इधर, इधर बनेगा, तो कल्पना करो कि गोले का केंद्र कहाँ होना चाहिए? यहां होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। इधर अवतल दर्पण किधर बनेगा? अवतल दर्पण में गोले की कल्पना करो तो किधर बनेगा? गोला इधर बनेगा, तो इसका केंद्र कहाँ होगा? लगभग यहाँ बीचों बीच यहाँ पे होगा, तो इसके केंद्र को अपन कह देंगे वक्रता केंद्र। क्या कह देंगे? वक्रता केंद्र कह देंगे। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र ध्यान रखना, ये काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। वक्रता केंद्र कैसा होता है? काल्पनिक होता है। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण है वो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यहाँ पे ये जो जगह है वो खोखली है, ठीक है, इसलिए लगभग केंद्र बिंदु की अपन कल्पना करते हैं। तो वक्रता केंद्र होता है वो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण में पीछे होता है, क्योंकि ये भाग है परावर्तन का कार्य करती है। सामने वाले जो पृष्ठ है वो परावर्तन का कार्य करता है, तो पीछे वाला साइड होगी, ये पीछे वाली साइड कहलाएगी। तो इसमें गोला इधर बनता है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में जो गोला बनता है वो दर्पण के सामने वाली सतह की ओर ही बनता है, परावर्तक पृष्ठ के सामने की तरफ ही गोला बनता है, तो इसका केंद्र है वो सामने की ओर होता है। तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है, इसमें दो तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे की ओर स्थित होता है, और अवतल दर्पण में बात करें, है तो दोनों काल्पनिक, अवतल दर्पण में बात करें तो सामने या आगे की ओर होता है, पृष्ठ के सामने की तरफ होता है वक्रता केंद्र। अगले बिंदु को लेते हैं अपन, अगला बिंदु है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को समझने से पहले अपने को मुख्य अक्ष देखना पड़ेगा, तब ये मुख्य फोकस समझ में आएगा। पहले मुख्य अक्ष देखेंगे, पहले किसको देखेंगे? मुख्य अक्ष को देखेंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष से ही मुख्य फोकस समझ में आएगा। तो मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? दर्पण जो होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष, ठीक है। उत्तल दर्पण का यह वक्रता केंद्र और ये इसका ध्रुव, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, तो इसी को अपन क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको अपन कहेंगे मुख्य अक्ष। इधर इसमें भी बना लो, इनको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? दर्पण के ध्रुव P और C वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ना। पहले इसको देख रहे हैं, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब P, वह वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, ये भी काल्पनिक रेखा ही होती है, ठीक है, क्योंकि हवा में कोई रेखा थोड़ी खींच देंगे भाई। इधर भी ये गोले का कटा हुआ भाग है, इधर ये खोखला है, ये भी भाग वायु के अंदर, तो वायु के अंदर कोई सीधी रेखा थोड़ी खींच देंगे, वो कल्पना करते अपन। तो काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, किसके बीच की? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखा है, इसी को अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलता है? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब अपन आते हैं अपने मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस की अपन बात करें तो मुख्य फोकस किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, ठीक है। गोलीय दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को अपन कहते हैं मुख्य फोकस। इसके लिए अपन एक अलग डायग्राम से समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपन एक तो अवतल दर्पण बनाएंगे और एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अवतल दर्पण बना देता हूँ, ठीक है। जितनी चीजें जो शब्द हमने पढ़ लिए वो सब मैं दर्शा देता हूँ इसके अंदर। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया इसका द्वारक MN, ये हो गया इसका ध्रुव P, ठीक है।
ये हो गया इसका। यहाँ पे मान लो कि वक्रता केंद्र है C, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। इतनी चीजें समझ ली। ऐसे ही एक उत्तल दर्पण बना लो, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है उसको कहते हैं द्वारक, mn से दर्शाते हैं। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, p से दर्शाते हैं। जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? उस गोले का केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र C, और वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये चीजें अपन ने दर्शा दी। अब अपन बात करेंगे मुख्य फोकस की, ठीक है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। मैंने दो प्रकाश की किरणें यहाँ पे बना दी, ऐसे दो प्रकाश की किरणें इधर बना देता हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण। ध्यान रखना, आप ऐसे मत बोलना कि सर इसमें तो आपने इधर से बनाई है प्रकाश की किरणें, इसमें इधर से बना दी है, ठीक है, क्योंकि इसकी उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करती है, इसके अंदर की ओर धसी हुई सतह परावर्तन का कार्य करती है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से परावर्तित हो जाती है, जिस बिंदु से परावर्तित हो जाती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होती हुई परावर्तित होती है तो उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। यह तो है अवतल के लिए कंडीशन। किसके लिए? अवतल के लिए कंडीशन, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है। इसलिए जो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब उत्तल दर्पण में बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से फैल जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण का मतलब है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात पास पास में ला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है, ठीक है। लेकिन ये पीछे से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जिसको अपन बोलते हैं इसका फोकस। क्या बोलते हैं जिसको? इसका फोकस बोला जाता है, ठीक है, इसका फोकस बोला जाता है। तो यहां पे फोकस बन जाएगा। तो वास्तव में प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है, अपसारित हो जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। लेकिन इन प्रकाश की किरणों को, इस प्रकाश की किरणों को यहां से आप देखोगे तो ये आपको यहां पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। इस परावर्तित प्रकाश की किरणों को भी आप देखोगे तो ये भी यहां दर्पण के पीछे से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब दोनों प्रकाश की किरणों को यदि अपन काल्पनिक तौर पर पीछे की तरफ मिलाएं तो एक बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती है। उस काल्पनिक बिंदु को ही उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वास्तव में किरणें मिलती नहीं, अपन जानबूझकर जबरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है। वास्तव में तो किरणें क्या हो गई? फैल गई, अपसारित हो गई, ठीक है। तो हमने इनको जानबूझकर मिलाया है, इसलिए ये जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो अब मुख्य फोकस, इसको चाहे मुख्य फोकस कह दो या फोकस बिंदु कह दो, एक ही बात है, ठीक है। या इसको क्या कह दो? फोकस बिंदु कह दो, तो एक ही बात है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बार वापस देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहा जाता है। चूंकि अवतल दर्पण में परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, इसलिए इसका फोकस भी वास्तविक होता है और दर्पण के सामने स्थित होता है। कहां होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, ठीक है, जबकि ये दर्पण में पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आभास होता है कि ये एक बिंदु से आ रही है, तो उस आभासी बिंदु को ही क्या बोलते हैं?
मुख्य फोकस कहते हैं। और ये आभासी होता है अर्थात काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे की ओर स्थित होता है। तो कई बार अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के फोकस एवं उत्तल दर्पण के फोकस में अंतर पूछ लिया जाता है। उत्तल दर्पण के फोकस की विशेषताएं पूछ ली जाती है कंपटीशन एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो अवतल दर्पण का फोकस होता है वो वास्तविक होता है और दर्पण के सामने स्थित होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है और काल्पनिक होता है। आगे बात समझ में। अगले बिंदु की बात करें फोकस दूरी की। किसकी बात करें? फोकस दूरी की। तो गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसी को अपन बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से। यह उत्तल दर्पण का फोकस और ये हो गया ध्रुव। यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको क्या कह देंगे? फोकस दूरी कह देंगे और इसको स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। इसी प्रकार अवतल दर्पण का ये ध्रुव और ये हो गया फोकस, इसके बीच की दूरी को क्या कह देंगे? फोकस दूरी कह देंगे। स्मॉल एफ से इसको दर्शाते हैं। तो इसका फोकस वास्तविक होता है तो इसकी फोकस दूरी भी वास्तविक और सामने होती है, और ये आभासी और दर्पण के पीछे की ओर स्थित होती है। तो फोकस दूरी ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए आपके। अगला बात करें लास्ट परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। गोलीय दर्पण का ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव, इसके बीच की जो पूरी दूरी है ना, P से लगाकर C तक की जो दूरी है ना, इधर P से लगाकर C तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको कैपिटल R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको अपन कैपिटल R से दर्शाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? वो ये है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है ना। इसमें संबंध होता है आर व एफ में। क्या होता है? संबंध होता है। आर व एफ में एक संबंध होता है और उस संबंध को एक सूत्र के द्वारा अपन दर्शाते हैं। तो R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगुनी होती है। कैसे? जैसे मान लिया कि यह P से F के बीच की दूरी होगी फोकस दूरी, ये मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है तो P से लगाकर C तक की दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी है? दुगुनी। 10 की दुगुनी कितनी हो जाएगी? 20। तो यहां से यहां तक की टोटल जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 10 सेंटीमीटर। मतलब यूं कह दो कि यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10, ठीक है। मतलब है कि P और C के बीचों बीच है ये फोकस स्थित होता है। ये इसका ट्रिक है। P और C के बीचों बीच क्या होता है? फोकस होता है। तो ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10। मतलब फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 10 दूनी 20 हो जाएगी, ठीक है। इधर भी ऐसे रहेगा। तो ये एक संबंध है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन दे दिया कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, F का मान है 16 सेंटीमीटर है। कितना है? F 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या R की गणना करो। तो R क्या हो जाएगा? R बराबर होता है 2f। तो R बराबर हो जाएगा 2 × 16, तो बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या सीधा फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या R और F में किसका संबंध होता है? R बराबर 2f का संबंध होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगुनी होती है। या इसको आप ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, फोकस दूरी को इधर रहने दो, फोकस दूरी को इधर रहने दो, तो R बराबर R/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। एक ही बात है, कैसे भी। तो कई बार ऐसे ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दे दिया कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अब ऑप्शन ए में आ गया वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। बे में आ गया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। से में आ गया उपयुक्त दोनों, और से दे में आ गया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी बराबर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे ऐसे बोलो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो दोनों बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, ठीक है। तो ये थे प्रमुख शब्द गोलीय दर्पण से संबंधित। अब इन शब्दों को एक बार मैं अच्छे से डायग्राम के साथ नोट्स के रूप में लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
तो दर्पण से संबंधित ये चीजें हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। गोलीय दर्पण की एक बार मैंने परिभाषाएं वगैरह लिख दी है, फटाफट से देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर फटाफट से वापस बताऊं मैं। ओके, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या जाएगी? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे बात समझ में। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण जिसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, दूसरा उत्तल दर्पण जिसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण की परिभाषा देखो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर की ओर धसी हुई या वक्रित जो सतह है वो किसका कार्य करे? परावर्तन का कार्य करती हो तो उसको अपन अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगली बात क्या अवतल दर्पण की? अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद क्या कर देता? अभिसारित कर देता है। क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, मतलब पास पास में ला देता है। इसलिए अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण है वो भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें उत्तल दर्पण की, तो ऐसा गोलीय दर्पण है जिसकी बाहर की ओर, कौन सी? बाहर की ओर उभरी हुई सतह या बाहर की ओर वक्रित जो सतह है वो किसका कार्य करे? परावर्तन का कार्य करती हो तो उसको अपन कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अगली जानकारी क्या उत्तल दर्पण की? उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित प्रकाश की किरणें होती है उन प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है? अपसारित कर देता है, फैला देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके डायग्राम और इसकी प्रमुख पारिभाषिक जो शब्दावली है उसको अपन देख लेते हैं फटाफट से। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख शब्दावली को अपन देख लेते हैं। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ओके, तो सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव, जिसको अपन P से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को या मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान रखना, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु है ये, ध्यान रखना, गोले का नहीं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं। द्वारक की बात करें Mn से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, किसको? व्यास को द्वारक कहते हैं और इसको Mn से दर्शाते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र इसको C से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र है वो दर्पण का भाग नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि गोला काल्पनिक होता है, ठीक है, क्योंकि यह काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण की बात, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे स्थित होता है, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बताया था आपको, ठीक है। बात करें आगे वक्रता त्रिज्या की, इसको R से दर्शाते हैं। किससे? R से। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी को अपन क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। क्या कहते हैं? R कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के कहाँ होगी? सामने होगी, ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो दर्पण के पीछे स्थित होती है, ठीक है। तो अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष को x डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको पर मुख्य अक्ष या x डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं? x डैश इसका प्रतीक है, कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, हमेशा मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक है, 90 डिग्री की कोण बनाती है, ठीक है। अगला है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, जिसको अपन F से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में कहाँ मिलती है? अवतल दर्पण में मिलती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण में। उसे दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब है फोकस दूरी स्मॉल f। तो गोलीय दर्पण के फोकस f एवं ध्रुव P के बीच की जो दूरी है, मध्य की दूरी है, उसको फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। आगे बात समझ। चूंकि अवतल दर्पण में परावर्तित प्रकाश की किरणें वो वास्तव में मिलती है, किसमें मिलती है? वास्तव में मिलती है। अतः अवतल दर्पण का फोकस बिंदु और फोकस दूरी होते हैं वो वास्तविक होते हैं, जबकि
उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती है, पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए फोकस और फोकस दूरी है वो काल्पनिक होता है। अब देखते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में r बराबर 2f का संबंध होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। और यहाँ इधर मैंने बना दिया आपके लिए ये अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और इधर बना दिया है उत्तल दर्पण। जितने भी शब्द हमने समझे हैं सारे शब्दों को इन दोनों डायग्रामों में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।